Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 8। 2 दिन बाद मैं शाम के वक्त रॉबिन के कमरे में था। कामिनी अंजलि से बात करने वाली थी। क्या हुआ उसका? मैंने रॉबिन के पलंग पर अपनी टांगे सीधी करते हुए कहा। उस वक्त वो सामने की कुर्सी पर बैठकर किसी मैगजीन के पन्ने उलट रहा था। कौन सी बात? रॉबिन ने निगाह मैगजीन में गड़ाए हुए बेध्यानी से कहा। मैंने पास रखा कुशन उठाकर रॉबिन की तरफ फेंका। उसने बौखलाकर गर्दन मेरी तरफ उठाई। क्या हुआ? नाटक मत कर, ये बता उसने अंजलि से बात की या नहीं? की थी, पर फिलहाल तेरी अंजलि ने किसी अनजान लड़के से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। उसकी नजरें दोबारा मैगजीन में धंस गई। क्या? पर तूने खुद मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? वो इसलिए कि तुझे दुख होगा। नहीं, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि वो यही जवाब देगी। अच्छा, तू तो उसे दूर से ही काफी जानने लगा है। रॉबिन ने भौवें उचकाई। कुछ देर मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए जो वो मुझसे मिलने को राजी हो जाए। रॉबिन मेरे मायूस चेहरे को देखकर मेरी परेशानी समझ चुका था। अरे यार, तू तो एक बार में ही उम्मीद छोड़कर बैठ गया। फिक्र ना कर, मैं जरूर कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा, उसने दिलासा दिया। ये बात नहीं है। दरअसल मैं सोच रहा हूं कि जब उसने मुझसे बात करने से ही मना कर दिया है तो तू क्या जुगाड़ लगाएगा? उसका कहना है मैं एक अजनबी इंसान हूं, तो जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगी तब तक तो मैं उसके लिए अजनबी ही रहूंगा ना। अब तू ही बता, क्या उम्मीद रखूं? अरे यार विकी, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे जिंदगी में तूने कभी कोई लड़की पटाई ही ना हो। अरे लड़कियां अक्सर ऐसा ही करती हैं, जल्दी से किसी से कहाँ बात करती है। रॉबिन अपना तजुर्बा साझा करता हुआ बोला। यार पटाई तो बहुत है, पर यहाँ इंडिया में नहीं, कनाडा में तो ये सब आसान है। चल छोड़, अब जो होगा मेरी किस्मत। और ये कहकर मैं वहां से उठकर चला आया। मैं उस दिन बड़ी मायूसी के साथ घर लौटा। जैसे ही मैं घर में घुसा तो मेरा मायूस चेहरा देखकर मेरी माँ को भी कुछ कुछ मेरे अंदर का हाल समझ आ रहा था। एक बात तो बता, यू रोज शाम को बाइक उठाकर कहाँ चला जाता है? माँ टेबल पर सब्जी काटती हुई बोली। कहाँ जाता हूँ? आपको तो पता है, रॉबिन के घर जाता हूँ। और कहाँ जाऊँगा? मैंने हेलमेट उतारकर टेबल पर रखा। तो बेटा, जब यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया है तो क्यों ना यहाँ पर कोई जॉब देख ले या फिर कोई काम खोल ले, माँ बड़ी सहजता से बोली। माँ, शायद आप भूल चुकी हो, मैंने यहाँ रहने का फैसला अब तक नहीं किया। ये तो आप लोगों ने ही जिद पकड़ रखी है, उसी के चलते मजबूरन यहाँ अटका हुआ हूं। मैंने सोफे पर बैठकर अपनी टांगे मेज पर रखते हुए कहा। ठीक है, अगर तुझे हमारी फिक्र नहीं है तो चला जा, हम नहीं रोकेंगे, माँ थोड़े गुस्से में बोली। मेरे वहां जाने के फैसले से आप ये कैसे सोच लेती हैं कि मुझे आप लोगों की फिक्र नहीं? मेरा कनाडा जाना एक अलग मुद्दा है और मेरे मन में आप सबके लिए फिक्र दूसरी बात है। मैं एक बार फिर से उन्हें अपना नजरिया समझाने की नाकाम कोशिश करता हुआ बोला। अच्छा चल छोड़ ये सब आने जाने की बातें, एक बात तो बता, मुझे आज तू थोड़ा परेशान लग रहा है। माँ ध्यान से मेरे चेहरे के भावों को टटोलने की कोशिश करती हुई बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं सोफे पर लेटते हुए बोला। बेटा, मैं तेरी माँ हूं, चेहरा पढ़कर सब पता कर लेती हूँ। तू जरूर कुछ परेशान है। क्या हुआ? ऐसी क्या आफत आ गई, मुझे बता, वो जिज्ञासु होकर बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस खाली हूं ना, इसलिए आजकल किसी भी बात में जी नहीं लगता। और यह कहकर मैंने उठकर टीवी चला लिया। उस रात मुझे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर चल रही थी। मन यह सोचकर बहुत परेशान था कि जिसे मैं पिछले कई महीनों से रोज हसरत भरी निगाहों से देखता था, उसने मुझसे रिश्ता बनाना तो दूर, मुझसे मिलने तक से भी इनकार कर दिया था। मैं यह बात भी समझ रहा था कि उसका मुझे अजनबी कहना गलत नहीं था, क्योंकि इतने महीनों से मैं उसे जानता था, ना कि वो मुझे। उसने तो शायद मुझे कभी निगाह भरकर देखा भी ना था। ये रोज दूर से देखते हुए ही मैं एक अलग सा रिश्ता उसके साथ बना चुका था। ऐसा रिश्ता जिसका ना कोई नाम था, न वजूद और ना कोई दावेदारी।
मगर एहसास इतना कि उसके टूटने भर के ख्याल से ही आत्मा कांप रही थी। यहाँ इंडिया में इतने मतभेदों के बीच एक राहत भरी सांस मुझे सिर्फ उसके चेहरे को देखकर मिलती थी। अगर उसका छिनना भी तय था तो मेरे लिए इंडिया में रुके रहना और मुश्किल होने वाला था। मैंने रॉबिन से ये जरूर कहा था कि मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, मगर सच बात यह थी कि पहली बार मेरी आंखें किसी लड़की के लिए भीगी थी। उस रात मुझे अपनी छाती ऐसी हल्की लग रही थी जैसे मान लो किसी ने कलेजा निकालकर बाहर ही रख लिया हो। घुटन के मारे मुझे अपना ही घर बहुत छोटा लग रहा था। मन कर रहा था कि दीवारें तोड़कर बाहर भाग जाऊं। एक अजीब सी घबराहट मुझे चैन से लेटने तक नहीं दे रही थी। जैसे तैसे सुबह 4 बजे मुझे नींद आई। अगले 2 दिन तक मैं रॉबिन के यहाँ नहीं गया। सोचा जिस मकसद से वहां जाता था, जब वो मकसद ही नहीं रहा तो वहां जाकर क्या करूंगा। जब वह मुझसे बात तक नहीं करना चाहती तो मैं उसे देखकर भी क्या कर लूंगा। मगर तीसरे दिन जाने क्यों मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा बात करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम उसे दूर से देख तो लूंगा। पर फिर ख्याल आया कि अगर उसने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया तो क्या पता वो मुझसे और खफा हो जाए। फिर अगले पल ये भी ख्याल आया कि अगर खफा हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बात तो वो अभी भी नहीं कर रही और तब भी नहीं करेगी, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले 1 हफ्ते तक ऐसा ही चला। मैं पहले की तरह रोज उसे निहारने पहुंच जाता, पर इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि एक नजर वो भी मुझ पर डालती थी कि मैं वहां हूं या नहीं। जब वो एक नजर मुझ पर पड़ती तो पता नहीं क्यों मैं उसमें ही बड़ा तृप्त सा महसूस करता। 2 दिन बाद, यार विक्की, तू कल आया क्यों नहीं? मैं तेरा इंतजार कर रहा था। रॉबिन ने सुबह 11 बजे फोन किया, जब मैं अपनी पहली चाय पी रहा था। कुछ नहीं, बस मैं 2 दिन से थोड़ा परेशान हूं। ऐसा लगता है कि इंडिया आने के बाद तो मेरी किस्मत पर ग्रहण लग गया है। पता नहीं क्या मुसीबत है, कोई भी चीज अब मेरे मुताबिक नहीं होती। मैं दुखी होकर बोला, ग्रहण तेरी किस्मत पर नहीं, तेरी अक्ल पर लग गया है, जो यूं छोटी छोटी बातों से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है। खैर, मैंने तुझे यही बताने के लिए फोन किया है कि इस मायूसी को हटाने की वजह मिल गई है। उसके बोलने के लहजे में थोड़ा जोश था। अच्छा, ऐसी क्या खबर मिल गई? मैंने उतावले होकर पूछा। यार, कल शाम को ना कामिनी मेरे घर आई थी। उसने मुझे बताया कि उसने बहुत मुश्किल से अंजलि को इस बात के लिए राजी किया है कि वह कम से कम तुझसे एक बार फोन पर बात कर ले। अच्छा? यह खबर सुनते ही मेरे मन में उम्मीद का दिया जल उठा और मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे वो मुझे खुद फोन करेगी या मुझे उसे फोन करना होगा? और अगर मुझे उसे फोन करना है तो उसने अपना नंबर भी दिया होगा। नहीं यार, उसने अपना कोई नंबर तो नहीं दिया। यार रॉबिन, जब कोई नंबर ही नहीं दिया तो मैं बात कहाँ पर करूंगा? विकी, तू भी ना उतावला हो जाता है। पहले मेरी बात तो सुन ले। उसके पास कोई सेलफोन नहीं है, इसलिए उसने अपनी किसी क्लासमेट का नंबर दिया है। तो तुझे कल दोपहर ठीक 1 बजे उसके लंच टाइम में उसी नंबर पर फोन करना है। यह सुनते ही मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। अगले ही पल रॉबिन ने मुझे उसकी सहेली का नंबर मैसेज कर दिया। उस नंबर को देखकर मैं सोफे पर लेटा लेटा मुस्कुरा रहा था और यह सब मेरी माँ बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे कि वह इंतजार कर रही हो कि कब मैं फोन रखूं और वह मुझसे पूछ सके कि आखिर मेरी इस मुस्कुराहट की वजह क्या है। और वैसा ही हुआ। किसका फोन था जिसने तेरे चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान ला दी? मुझे भी तो सुना, ऐसी भी क्या खबर है जो तू इतना खुश हो रहा है? माँ सामने बैठी हुई कुछ कपड़ों को तय करती हुई बोली। मैंने माँ की बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, और यह कहकर मैं मुंह धोने चला गया। पूरी रात मैं अपने बिस्तर पर पलटियां मारता रहा और बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगा। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि जब मैं उसे फोन करूंगा तो सबसे पहला सवाल क्या करूंगा। सोचा सबसे पहले उसकी पढ़ाई के बारे में बात करूंगा, फिर उसके परिवार वालों के बारे में बात करूंगा और फिर आखिर में उसके दोस्तों के बारे में। वो रात तो जैसे कांटे नहीं कट रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे बस में होता तो मैं उस रात के पहर को दोपहर का 1 अभी फौरन बना देता। अगली सुबह 12:30 बजे से ही मैं अपना फोन पकड़कर बैठ गया और 1 बजने का इंतजार करने लगा। 12:30 बजे से 1 बजे तक के उस आधे घंटे में मैंने घड़ी की तरफ ना जाने कितनी बार देखा, करीब 100 से भी ज्यादा बार।
कुछ पल के लिए तो ऐसा भी लगा कि जैसे घड़ी चली ना रही हो। 1 बजते ही मैंने बिना कोई पल गवाए फौरन फोन मिला दिया। 2-3 घंटी बजने के बाद उसने फोन उठाया। हाय, हमारे प्रोफेसर अभी भी क्लास में हैं, तो प्लीज आप आधे घंटे बाद फोन करना। उसने फुसफुसाती हुई आवाज में यह कहकर फोन रख दिया और मेरे पास ओके कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक 1:30 बजे मैंने उसे दोबारा फोन किया। हाय, क्या क्लास खत्म हो गई? मैंने पूछा। हाँ, उसने बड़ी धीमी आवाज में जवाब दिया। आपका नाम तो खैर मैं जानता ही हूँ, अंजलि है ना? जी, बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम भी पता ही होगा, मैं विक्रांत। उसने पूछा नहीं, पर मैंने खुद ही बता दिया। हाँ, पर कामनी तो कह रही थी कि आपका नाम विक्की है। हाँ, वो तो मुझे प्यार से कहकर बुलाते हैं, आप भी बुला सकती हो, मैंने हंसकर कहा। अच्छा, इस बात के जवाब में वो इतना ही बोली। अभी भी आप पढ़ रही हो? हाँ, क्यों? मेरी उम्र पढ़ने की नहीं लगती? अरे नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। सुना है आप मेडिकल स्टूडेंट है? हाँ, ठीक सुना है आपने। मैं आपके कॉलेज का नाम जान सकता हूँ? मैमसी मेडिकल कॉलेज। ओह, इसका मतलब मैं अपने देश के भावी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा मजाक में बोला ताकि वो थोड़ी सहज हो सके। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। यह कहकर वो भी दबी हुई हंसी में हंस पड़ी। वैसे अंजलि, एक बात कहूँ, आप इतना ही बोलती हैं क्योंकि तब से आप सिर्फ मेरी बातों के जवाब दे रही हैं, वो भी हाँ या ना में। यह सुनते ही वो थोड़ा जोर से खिलखिलाकर हंसी और बोली, नहीं, ऐसा भी नहीं है। वैसे आप क्या करते हैं? मैं फर्नीचर के प्रोजेक्ट लेता हूँ। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो पूरी बिल्डिंग का फर्नीचर प्रोजेक्ट मेरे पास आता है। उन बिल्डिंग में ऑफिस हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं, स्कूल भी हो सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने सुना है आप अभी अभी कनाडा से वापस लौटे हैं, क्या ये बात सही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। वैसे अंजलि, अपने बारे में कुछ बताओ, जैसे आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, वगैरह वगैरह। लेकिन आप मेरी पसंद और नापसंद में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप किसी को बहुत अच्छे से जानना चाहते हो तो आपको उसकी पसंद नापसंद सब पता होनी चाहिए, मैंने बड़े विश्वास भरे स्वर में कहा। अच्छा, लेकिन आप मुझसे इतनी जान पहचान बढ़ाना ही क्यों चाहते हैं? आप क्या सुनना चाहती हैं, सच या झूठ? अरे, ये तो जाहिर सी बात है, मैं सच ही सुनना चाहूंगी। झूठ तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पसंद होगा। तो चलो मैं ठीक ठीक बता देता हूँ, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, और शायद आप ये भी कह सकती हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। यह सुनते ही वह कुछ पल के लिए चुप सी हो गई। हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हो अंजलि? हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैंने आपसे इतनी ज़रूरी बात कही, पर आपने तो मेरी बात पर कोई जवाब ही नहीं दिया। इसमें मैं क्या जवाब दूँ? खैर, मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लगी। इसमें क्या अजीब लगा? क्या कोई किसी को पसंद नहीं कर सकता, या कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता? मैंने बड़ी मासूमियत से कहा। मिस्टर विकी, आपको याद है ना, हम आज पहली बार बात कर रहे हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी से बात किए बिना उससे प्यार करने लगे? ये तो बड़ी फिल्मी सी बात है। उसके बोलने के अंदाज से ही उसका मुझ पर अविश्वास झलक रहा था। देखो अंजलि, यह शायद तुम्हारे लिए पहली बार हो, पर आपको तो पता भी नहीं है, मैं पिछले 4-5 महीने से आपको रोज देखता हूँ, और रोज देख देख कर पागल सा होता जा रहा हूँ। अगर इतनी दीवानगी के बावजूद आप मुझे एक मौका भी ना दें तो बड़ी ज्यादती होगी, मैंने बड़े बेचारेपन से कहा। हाँ, कामनी ने भी मुझे बताया था कि आप वहाँ रोज गेट पर बैठे होते थे, पर मैंने तो कभी आपको वहाँ बैठे हुए देखा ही नहीं। वो कुछ इस कदर बोली जैसे उसे मेरी कही बातों पर यकीन ही ना हो रहा हो। अरे मैडम, आप कभी दाएं बाएं देखें तो आपको कोई दिखता ना, आप तो बस सीधा सड़क पर चली जाती है। और यह कहते ही मैं हंस पड़ा। अरे, ऐसा भी नहीं है, मैं कोई रेस का घोड़ा थोड़ी ना हूँ जो किनारों पर पट्टियां लगाकर चलती हूँ। और वह भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अंजलि, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैंने बड़ी कराहती आवाज में कहा। नहीं नहीं, आप समझो, मैं आपसे अभी मिल नहीं सकती, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं प्लीज। और उसने झटक कर मना कर दिया। पर क्यों? मुझे तो नहीं लगता कि किसी से मिलने में कोई बुराई है, मैं सिर्फ मिलने की बात कर रहा हूँ।
अगर आपको मेरे साथ बैठकर अच्छा ना लगे तो दोबारा मत आना। मैंने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की। वो तो ठीक है, पर विक्रांत मेरे हिसाब से हमें 1 महीना सिर्फ फ़ोन पर बात करनी चाहिए। फिर जब मुझे लगेगा कि मिलने का वक्त आ गया है, मैं आपको बता दूंगी। 1 महीना? महीना तो अंजलि बहुत लंबा हो जाएगा। इतनी भी निर्दयी ना बनो। पहले बात करके एक दूसरे को थोड़ा जान लें, यही अच्छा रहेगा। वो दोबारा अपनी बात पर अड़ी रही। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज एक बार मिल लो। उसके बाद तभी मिलेंगे जब आप खुद चाहोगी, पर पहली मुलाकात मेरे कहने से कर लो। वैसे मिस्टर विक्रांत, आपने एक बात पर गौर नहीं किया कि मैंने तो आपको अब तक देखा भी नहीं, तब भी बातें कर रही हूँ, वो भी सिर्फ कामिनी के कहने पर। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि एक बार मिल लो। मैंने उसकी बात में से अपने फायदे की बात पकड़ी। इस बहाने आप मुझे देख भी लोगी। लेकिन आप मिलकर करोगे क्या? बात ही तो करनी है, तो वो फोन पर भी हो सकती है, इसलिए मेरे हिसाब से मिलना जरूरी नहीं। मिलकर आपको क्या पता कि मैं सिर्फ बात ही करूंगा। मतलब? वो घबराकर बोली। अरे मेरा मतलब है आपको करीब से देख भी तो पाऊंगा। अब इसका क्या मतलब है? यही कि आप कैसे बोलती हैं, कैसे हंसती हैं, वगैरह वगैरह। जो भी है, मैंने कह दिया कि मैं किसी अनजान लड़के से नहीं मिल सकती। अगर आप फोन पर ही बात कर सको तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी। अरे आप जब तक मिलोगी नहीं तब तक तो मैं अनजान ही रहूंगा ना। मैंने उसे मिलने के लिए राजी करने का भरसक प्रयास किया, पर वो टस से मस न हुई और अपनी बात पर डटी रही। पर अंजलि, तुम्हारे पास तो अपना फोन भी नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हें एक फोन दे देता हूँ, ताकि जब मन होगा तब मिला लिया करूंगा। पर विक्रांत, इस बात का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं आपको भी जानती भी नहीं, तो इसलिए इतना महंगा तोहफा मैं कभी भी नहीं लूंगी। अरे यार, नया नहीं है, मेरे पास फालतू पड़ा है। मैंने झूठ बोला, क्योंकि कुछ हद तक बात करके समझ आ रहा था कि वो थोड़ी स्वाभिमानी किस्म की इंसान थी। अरे अंजलि, ये खुददारी वाली बातें छोड़ो, प्लीज मुझ पर रहम करो। ये मैं तुम पर एहसान नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ खुद की मदद कर रहा हूँ। बात को समझो। नहीं नहीं, मैं फोन नहीं ले सकती, आप मेरी बात समझो। ये नंबर है तो आपके पास। मैं जितनी देर कॉलेज में रहती हूँ, मेरी ये दोस्त मेरे साथ ही रहती है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। और आपके लेक्चर्स? हाँ, मेरे कहने का मतलब है जब मेरे लेक्चर्स नहीं होंगे तब मैं आपसे बात कर लूंगी। सीधा सीधा कहो ना, मेरे पास आपके लंच का सिर्फ 1 ही घंटा है, मैं इसी में आपको फोन कर सकता हूँ। हाँ, यही समझ लो। फिर मैंने सोचा ज्यादा लालच करना भी सही नहीं। कम से कम ये मुझसे बात करने को राजी तो हो गई है। अगर मैंने ज्यादा महत्वाकांक्षाएं दिखाई तो क्या पता ये मुझसे बात ही ना करे। सो यही सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। मेरी पहली बातचीत काफी लंबी रही। इन सब बातों के अलावा भी हमने कई इधर उधर की बातें की। अब मुझे फोन रखना होगा। देखो 2:30 बज गए हैं और मेरे अगले लेक्चर का टाइम हो गया है। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शायद बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने बड़े धीमे स्वर में ये बात कही। मुझे भी। और यह कहकर उसने फोन रख दिया। मजबूरी में मैंने भी फोन रख दिया, जबकि मैं उस मधुर आवाज को उस दिन सुनते ही रहना चाहता था। उससे बात करने के दौरान मेरे पेट में ना जाने कितनी तितलियां सी उड़ी, बताना मुश्किल है। उस फोन के बाद रात तक मेरे चेहरे पर मेरे अंदर की खुशी साफ झलक रही थी। ना चाहते हुए भी मैं बार बार मुस्कुरा रहा था। मेरे घर वाले भी मेरी शक्ल देखकर कुछ उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है, जबकि मैं किसी को कैसे समझाता कि मुझे उस दिन क्या मिला था। मेरे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़की से सिर्फ बात करने भर से मैं इतना ज्यादा खुश था। उस समय मुझे यही समझ आया कि हाँ, मुझे अंजलि से सच्ची वाली मोहब्बत हो चुकी थी।